डॉक्टर संगीता सिन्हा से जाने महिला और पुरुष बांझपन से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। इस वक्त हमारे साथ सीजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डायरेक्टर संगीता सिन्हा मैम मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे आपके मन में कुछ आईवीएफ से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं, आज उनका जवाब मैम से ही हम समझेंगे, जानेंगे। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज़ में। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में। मैम, मेरा ना आपसे पहला प्रश्न ये है कि कई लोगों का रहता है मन में कि हर बांझपन के पीछे महिला का हाथ होता है। तो मेरा प्रश्न पहला आपसे है कि बांझपन में पुरुष का क्या रोल होता है और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया ये। एक्चुअली बांझपन में पुरुष का ही उतना ही रोल होता है जितना महिला का होता है। बांझपन अगर हम देखेंगे क्यों महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो आप कह सकते हो 30 से 40% महिला, 30 से 40% उसमें पुरुष का होता है और कुछ कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं। तो इक्वली पुरुष भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि महिला रिस्पॉन्सिबल है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पुरुष में अगर हम सीमेन की जांच करवा लेते हैं तो सिर्फ एक फैक्टर ही ऐसा होता है जिससे कि हम पुरुष बांझपन के कारण को रूल आउट कर सकते हैं, जबकि महिला में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उनकी बीजवाहिनी खुली है नहीं खुली, उनके अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कुछ और हार्मोनल प्रॉब्लम है कि नहीं। रोकने का क्या तरीका? पुरुष बांझपन की बात करें, देखिए पुरुष बांझपन में सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपने सीमेन टेस्ट कर लिया है और अगर उसमें उनके नंबर्स कम हैं या उनकी क्वालिटी पुअर है या उसमें कोई इन्फेक्शन है या इम्प्योरिटीज़ है, उसके हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं। स्पर्म जो होता है कई बार मेल्स में कम रहता है, इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं? उसका कारण क्या रहता है? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल किया। स्पर्म कम रहता, देखिए हमारे मेडिकल टर्म में अलग अलग डिमार्केशंस हैं। लाइक WHO के हिसाब से अगर 15 मिलियन काउंट्स स्पर्म अगर है पुरुष का तो इट इज़ नॉर्मल, उनकी प्रेगनेंसी घर में आ सकती है। पर उससे नीचे है, लाइक इफ़ इट इज़ लेस देन 15 मिलियन, तो 15 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में सीमेन को वॉश करके हम लोग उनको यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, जिसको कि हम लोग IUI कहते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। पर अगर ये काउंट्स 10 मिलियन या 5 मिलियन है तो उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी की जो पद्धति होती है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट की बात थी, पर अगर आप बोलेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, देखिए स्पर्म काउंट्स में कम होने के आप कह सकते हो 30-40%, 50% जो है लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, तंबाकू, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेते हैं तो ग्रेजुअली इसको छोड़ने की कोशिश करें। मेल डाइट की अगर हम बात करते हैं तो मेल को देखने के लिए क्या कुछ जो है डाइट उनको लेना चाहिए, बेटर क्या रहेगा? हाँ, मैं उसी पे आ रही थी, 1 बाई 1 आती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है कि आप उनको जो भी ये एडिक्शन वाली चीज़ें हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, उसको बंद कराएं। इसके अलावा आप जो जहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, टेस्टिस, वो देखेंगे आप बॉडी की थोड़ा आउटर एरिया में होता है, वहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं चाहिए। लाइफस्टाइल मतलब अगर टाइट कपड़े पहने उनको अवॉइड करें। सारे दिन जीन्स पहना हुआ है, वो कोशिश करें कि लूज़ क्लोथिंग्स पहने, खासकर जब घर में रहे तो। और तीसरी चीज़ हो गई खान पान की, डेफिनेटली हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट की बात करें आप तो हेल्दी डाइट की अगर आप बात करें तो आप जैसे नॉर्मली मैं मरीजों को कहती हूँ खेत से पेट तक जो कम कुक्ड फूड है, लाइक फ्रूट्स, स्प्राउट्स, बीन्स, कैबेज, ये सारी चीज़ें से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए अभी मैं देख रही थी और एक स्टडीज़ देख रही थी, इनफैक्ट केरल की स्टडी आई थिंक कुछ दिन पहले आई थी कि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स बहुत डिक्लाइन हो रहे हैं और ओवरऑल फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। इनफैक्ट आप बात करें तो प्री और पोस्ट कोविड में भी बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो है वही एक्स उतने ही एज के फीमेल की उनकी क्वालिटी एंड नंबर्स दोनों डिटोरिएट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हम जितने आप कह सकते हो विकासशील या विकसित हो रहे हैं और जितने मॉडर्नाइज हो रहे हैं, मॉडर्नाइज होना इज़ नॉट ए बैड थिंग, पर उस मॉडर्नाइज के साथ में हमारे खान पान, सोने का, उठने का, काम करने का तरीका चेंज हो गया है। हम थोड़ा जितना नेचर की तरफ रहें,
नेचर की तरफ, मतलब एक पुरानी कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो अब लेकिन हमारे को 4 बजे सोना है, 12 बजे उठना है, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना पड़ेगा कि ब्रेकफास्ट कब करना है और क्या करना है। आजकल तो 12 बजे बच्चे उठ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या अगर वो जॉब में है तो रात में 12 बजे तक ऑफिस के काम करते हैं। तो आपको नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, जो आपके बॉडी का क्लॉक है। सूरज सुबह उगता है, हमें भी सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, योग होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपको अपने लाइफ में इनकल्टेट करना पड़ेगा। वेट कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इंडियंस का BMI बहुत ही मुश्किल है, पर नियर नॉर्मल भी हम आ जाते हैं तो हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है रेडी टू ईट का, ये क्या कुछ ये भी असर डालता है क्या? देखो डेफिनेटली मैंने बताया जो भी चीज़ें, एक आई हैड ए डायबिटोलॉजिस्ट फ्रेंड, उसका कहना था कि अगर आप खेत से पेट, है ना, पहले ज़माने में देखते हुए गांव में मूली निकाला, धोया और खा लिए, कुछ भी नहीं होता था, देयर वाज नो फर्टिलाइजर्स, नथिंग टू बी यूज्ड। तो अगर आपका डाइट जितना हेल्दी रहेगा, पर अभी क्या है, इतने सारे फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको उसको वॉश करना है, फिर कौन सी पानी से वॉश करना, फिर ये करना वो करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश ये रहे आपकी लाइफस्टाइल को ये खाने के लिए, जो आप रेडी टू ईट फूड बोल रहे हैं, देखो दैट्स, मैं ये नहीं, आप मॉडर्नाइज हो रहे हो, आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो, और उसके कितने फ़ायदे हैं वो भी आप एग्री कर रहे हो। यहीं से आपने स्कैन किया, आपके पैसे चले गए, यहीं से आपने ये किया, ये चीज़ें हो गई। अब ऑनलाइन बैठ के अमेरिका से क्लास ले सकते हो, तो दैट्स द गुड थिंग, पर एक्चुअली उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ तो मेरा खाना कौन बना रहा, तो दिस इज रेडी टू फूड, पर दिस वुड नॉट बी 100%। आपको समय के साथ थोड़ा मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रही कि ये गलत है या सही है, पर ये बहुत बार डिमांड होती है, अब भूख लगी है तो क्या करें, पर दिस इज़ नॉट बी ऑलवेज 100%। रोज़ाना एग्जैक्टली, मैं यही एग्जैक्टली आप उससे बच नहीं सकते। आजकल के लाइफस्टाइल में आप बोलोगे कि मैं काफ़ी डेवलप्ड हूँ, सब चीज़ों को परफेक्शन से कर रही हूँ, तो फिर आपके घर में भी बहुत बार मुश्किल होती है, या आप ऑफिस में हो, आप क्या करो, ये चीज़ें होती हैं। एक होता है मेल में स्पर्म नील होते जाता है, इसका क्या उपाय है? इसके लिए मेल्स क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली आप, ये एक्चुअली छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है ये चीज़ कि यहाँ पे स्पर्म, इसके पहले जब मैं दिल्ली में थी तो वहाँ इतने इंसिडेंट्स नहीं थे, खैर वो बहुत पुरानी बात हो गई, पर यहाँ पे जो है नील स्पर्म, या उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एजियोस्पर्मिया कहते हैं, उसके चांसेस इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो अब उसमें सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि ये जो स्पर्म्स नील हैं वो क्यों हैं, क्यों नील हैं एग्जैक्टली। ये क्या उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा टेस्टिस में, या फॉर्मेशन तो हो रहा है पर बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम हो रही, तो दे नीड ए मेडिकल हेल्प। और अगर सही में उनके स्पर्म्स नहीं बन रहे तो उसको एक बार कंफर्म भी करना पड़ेगा आफ्टर डूइंग सम एग्जामिनेशन फ्रॉम द टेस्टिस। और सही में अगर नहीं बन रहे तो दे शुड टेक द हेल्प ऑफ स्पर्म बैंक। मैं मरीजों को ऐसे बोलती हूँ कि अगर आपको अभी ब्लड की ज़रूरत होगी तो आप कहाँ जाएंगे, जैसे ब्लड बैंक जाएंगे वैसे ही आजकल ऑथराइज स्पर्म बैंक है, तो आपको बैंक जाना है और उसके हिसाब से आपके मैचिंग और आपके कपल्स के मैचिंग के हिसाब से वो लोग स्पर्म प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर मान लो किसी के टेस्टिस में स्पर्म्स बन तो रहे हैं पर दे आर नॉट कमिंग आउट, बाहर नहीं निकल रहे, कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसे में हम लोग टेस्टिस से भी स्पर्म्स निकाल के उनको IVF पद्धति से फर्टिलाइज करा के एग्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग टेसा इक्सी या टेसे इक्सी बोलते हैं। तो टेक्निक्स बहुत डेवलप हो गई, जैसे मैंने बताया, देखो मॉडर्नाइजेशन, विकास की तरफ आगे बढ़ना, दीज ऑल आर वेरी गुड थिंग्स, बट डेफिनेटली गुड के साथ थोड़ा बैड भी आता है। आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरा एक और प्रश्न है मैम आपसे, ये महिला का बचपन में हार्मोन्स प्रोजेक्शन का क्या रोल होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे? देखिए फीमेल्स के फेज में, लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं, पैदा हुए, फिर चाइल्डहुड एंड देन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज़ द टाइम जबकि इनके हार्मोन्स जो है प्रॉपरली उभर के आते हैं और स्टार्ट होते हैं। देन प्यूबर्टी के बाद उनकी फिर एडल्टहुड आया, बच्चे हुए एंड फाइनली मेनोपॉज। तो प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक में हार्मोन्स आए द प्रॉपर लेवल, प्यूबर्टी से इंक्रीज करते करते वो पहुंचते हैं और फिर मेनोपॉज के बाद ख़त्म हो जाते हैं।
तो ये अगर ये हार्मोन्स किसी कारण से बीच में मान लो उनको कोई इन्फेक्शन हो गया, ओवेरियन ट्यूबरक्लोसिस ऐसी चीज़ें हो गई, तो इनके हार्मोन्स कम हो गए, तो फिर इनको डॉक्टर की नीड होती है। दूसरी आजकल प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, आप जो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो लेट मैरिज, लेट बच्चे, ये सारी चीज़ें जो आ गई, तो एग्जैक्टली 30 के बाद हमारी फर्टिलिटी घटती जाती है, एंड आफ्टर 35 इट बिकम्स बैड, एंड बाय 40 इट इज़ वर्स। तो अभी सेकेंड मैरिज, लेट मैरिज, ये सब की वजह से क्या है, हार्मोन्स कम है, एंड देन डिज़ायर इज़ देयर, डेफिनेटली आपको प्रोजेनी तो चाहिए, बच्चे तो चाहिए, इस वजह से इनको फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। एक बहुत कॉमन सा जो क्वेश्चन रहता है वो हर किसी के माइंड में आता है, एक एग फ्रीज करवाना जो है बहुत सुनाई में आ रहा है, दर्शकों को भी काफ़ी तकलीफ होगा और कई क्वेश्चंस भी इनके मन में होंगे। ये एग फ्रीज करवाना होता क्या है और ये कितना कारगर है, ये आप दर्शकों को बताएंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, वी आर नाउ गोइंग टू एज ए डेवलप्ड कंट्री, एग फ्रीजिंग, जैसे अभी आपने फ्रोजन फूड की बात करी, रेडी टू कुक फूड की बात करी, और एज के साथ में चीज़ें बदली नहीं है, इंसान जैसा बनता है वो चीज़ें वैसी ही हैं, पर क्या है, हमारे साइंस में डेवलपमेंट हो गई, तो हमने समय के साथ काफ़ी चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया। आपको ऑफिस भी जाना है, अभी बेबी भी नहीं करना है, या सपोज़ आपको मैरिज नहीं करना है, पर आफ्टर 35 जैसे मैंने आपको बताया आपकी फर्टिलिटी कम हो रही, सो बाय द एज ऑफ 30, 31, 32 अगर आप अपने अंडे को फ्रीज कर लेते हैं, और आप तो उसी एक को 31, 32 या 33 ईयर्स के एक को आप 35, 36, 37 ईयर्स में अपने यूट्रस के अंदर डालते हैं, तो उसकी एज जो होती है, आपकी एक्चुअल एज तो 35 होती है, पर अंडे की एज जो होती है वो 31, 32 होती है। तो पहली चीज़ क्या होती है, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, डिफेक्ट, 35 के बाद कंजेनिटल डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, वियरिंग, टीयरिंग, बहुत सारी चीज़ें मैं लेमन टर्म में कह सकती हूँ, तो ये सारे डिफेक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस वजह से एग फ्रीजिंग आई फील कि इट्स ए बून फॉर द सोसाइटी। बहुत बार एक बच्चा है और वो पूरी फैमिली में और अपने गाड़ी बंगले ये सारी चीज़ों में फंसे पड़े हैं, एंड अभी लगता है हमको और बच्चे नहीं चाहिए, या वो कंफ्यूज्ड हैं, तो ऐसे केस में दूसरे बच्चे के लिए भी वो अपने एग्स को फ्रीज करा सकते हैं, और जब उनको ज़रूरत है तब वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सो दिस इज़ ए वेरी गुड टूल फॉर द सोसाइटी, और मैं चाहती हूँ कि आप ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग, इसको तो हम लोग सोशल फ्रीजिंग बोलते हैं, एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेडिकल फ्रीजिंग। सपोज आजकल बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, पर उससे अच्छी चीज़ क्या है कि उसके ट्रीटमेंट भी काफ़ी, आप देखोगे कैंसर सर्वाइवल्स, कल मैं मूवी देख रही थी, कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज 2 एड्स, महिमा चौधरी सी सफ़र फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, वो टीवी पे आपको SBI लाइफ का ऐड दिखा रही थी। सेकेंडली वाज सोनाली बेंद्रे, सी सफ़र फ्रॉम ओवेरियन कैंसर, सी वाज ऑन द स्क्रीन। तो ये सारे हस्ती हैं जिनको हम जानते हैं, दे ऑल आर कैंसर सर्वाइवर्स। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं अगर जो कि कैंसर ट्रीटेबल है, बहुत सारे कैंसर्स ट्रीटेबल हैं, और जो एडवांस साइंस इतना एडवांस हो गया है, तो लेकिन ये कैंसर सर्वाइवर जब इससे निकल के आते हैं तब इनको लगता है अब नेक्स्ट क्या, मैंने तो शादी नहीं की या मेरे बच्चे नहीं हो पाए। तो एक ऑन्को फर्टिलिटी यूनिट का कंसेप्ट आ गया आजकल। ऑन्को मीन्स कैंसर और फर्टिलिटी मीन्स बच्चे प्रजनन करने की क्षमता। तो बहुत बार हॉस्पिटल्स में ये यूनिट होती है। सपोज आपको कैंसर के समय ऐसी कोई दवाइयाँ लगनी हैं, इंजेक्शंस हैं जो कि आपके बॉडी के सेल्स पर नुकसान करेंगे, या आपके रेडियोथेरेपी सिकाई हो रही जो कि आपके ओवरीज को नुकसान करेंगे, तो ये कैंसर वाले डॉक्टर और फर्टिलिटी वाले डॉक्टर आपस में मिल के इस मरीज़ के पास कितना टाइम है ट्रीटमेंट के पहले, तो हम इनके एग्स को या ओवरी को स्पर्म फ्रीज करना तो बहुत ईजी है, सिर्फ मास्टरबेशन करना है और उसको साथ देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो कैंसर सर्वाइवर्स की लाइफ के लिए बड़ा सुकून हो जाता है। सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग, सोशल फ्रीजिंग जहाँ आप कंफ्यूज हो, शादी करनी नहीं करनी, बच्चे करने नहीं करने, दूसरा बच्चा करना नहीं करना, और मेडिकल फ्रीजिंग जो कि नीड है, आप अगर ना रहे तो एटलीस्ट आपके फ्यूचर जनरेशन तो उस वायल में फ्रीज्ड है जो कि यूज़ कर सकते हैं, एंड देयर इज ए प्रॉपर कंसेंट रिटन ओवर देयर
कि अगर आप नहीं रहे तो इसको कौन हैंडल करेगा, वो सारे साइन के साथ डॉक्यूमेंटेड होता है। ये पुरुष बांझपन में शुक्राणु को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका जवाब? मैंने पहले भी बताया, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए, काम करना, आगे बढ़ना, नेट सेफी होना, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर ज़मीन को नहीं छोड़ सकते, नेचर को नहीं छोड़ सकते। जैसे आपके पूर्वज हुआ करते थे, आप कोशिश करें हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्क प्लेस में बीच में स्ट्रेस को कैसे कम करें। अब मेल्स के लिए खास करें थोड़ी लूज़ क्लोथिंग्स, खासकर आप जब घर में हैं, योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम, आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपका मोटापा आपके कंट्रोल में रहे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स वी कैन गिव बोथ फॉर द मेल एंड फॉर द फीमेल जो अपनी फर्टिलिटी बात सुन के ना मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। अक्सर क्या है, हम देखते हैं कि लोग घर वर्क फ्रॉम होम करते हैं और लैपटॉप को अपने ऊपर रख लेते हैं, तो क्या ये गलत है? देखो, मैं फिर वही बता रही, हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, जी। ज़मीन को नहीं छोड़ना है। अगर लैपटॉप पूरे टाइम आप देखो, लैपटॉप से हीट जनरेट होती है, तो आप पैर पे पूरे टाइम रखते हो, दैट इज़ नॉट गुड। ऑलवेज कीप इन स्टेबल। कभी कभार रख लिया तो नुकसान नहीं है, लेकिन रोज़ाना और लंबे समय तक ना रखें। रेडिएशंस है ना, तो उसको ना रखें। एक महिला बांझपन में अभी एक जो पीसीओडी का क्या रोल है और कैसे ये जो है इफेक्ट करता है एक महिला पर? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ इसमें जेनेटिक ट्रेंड भी होता है, पर मोस्टली लाइफस्टाइल है। जेनेटिक ट्रेंड होता है, लेकिन इनकी मम्मियों जिनके बच्चे हुए या उनके पीरियड्स तो रेगुलर थे, बिकॉज दे ऑल, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पुराने ज़माने की महिलाएं हाउसवाइफ हुआ करती थी, पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती थी, दे वर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आज की जनरेशन्स भी बहुत ही अच्छी है, पर आज की जनरेशन्स जो है बहुत बार वो कोशिश करते हैं हम ऑफिस में नाश्ता कर लेंगे, हम घर से खा के नहीं जाएंगे और कल एक्सरसाइज कर लूँगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपका हेल्दी डाइट नहीं है, आप प्रॉपर योग व्यायाम नहीं करते हो, आप जंक फूड को बहुत ज़्यादा लेते हो, आपकी स्लिप रिदम जो है बहुत गड़बड़ है। नॉर्मली मैं अपने पॉलीसिस्टिक पेशेंट से बोलती हूँ, चावल, वाइट कार्ब्स को आपको बंद करना है। चावल, आलू, चीनी एंड पराठा, ये चारों चीज़ों को आप डाइट से कम कर दें और 40 मिनट्स का कुछ भी एक्टिविटीज़ आप कर लो। रनिंग है, साइकिलिंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, एनी एक्टिविटी यू लाइक, तो पॉलीसिस्टिक ग्रेजुअली, एंड दिस हैज़ टू बी इनकल्टेटेड इन योर बॉडी। ऐसा नहीं है कि 2 महीने कर लिया और फिर वापस बर्गर खा रहे। दैट शुड कम इन योर लाइफ पैटर्न कि आज नहीं वॉक करने गए तो मेरे पैर में दर्द हो रहा, वो पुश करें उनको, तो दिस शुड बी इन योर रूटीन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मेडिकेशन तो डेफिनेटली करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप आउट ऑफ शेप हो जाते हो या इनकी पीरियड्स 4 महीने पे आ रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो मॉडिफिकेशंस ऑफ डाइट एंड एक्टिविटीज़। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, मैम आप हम साथ जुड़े। आशा है कि आप सभी के मन में जो प्रश्न थे आईवीएफ संबंधित, सेक्स हेल्थ के संबंधित, उनका जवाब जो है मैम ने दिया होगा। नमस्कार। थैंक यू ग्रैंड न्यूज़, थैंक्स, नमस्कार।